आइए प्राचीन इतिहास की एक ऐसी पहेली को सुलझाते हैं जो आज भी लोगों को हैरान करती है। एक बहुत ही शक्तिशाली नदी जिसका जिक्र हमारे पवित्र ग्रंथों में है, लेकिन आज वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तो ये सरस्वती नदी आखिर थी कैसी, कितनी विशाल? इसकी शुरुआत करते हैं एक प्राचीन वर्णन से। ऋग्वेद हमें कुछ कमाल के सुराग देता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि प्राचीन वैदिक ग्रंथों में इस नदी के बारे में असल में लिखा क्या है। देखिए, ये ग्रंथ एक ऐसी नदी की तस्वीर पेश करते हैं जो आज की किसी भी मौसमी नदी से मतलब कहीं ज्यादा बड़ी और शानदार थी। ऋग्वेद में तो इसे नदी तमे कहा गया है, यानी सबसे महान नदी। ये कोई छोटी मोटी धारा नहीं थी, नहीं, इसे 7 बहन नदियों में से एक बताया गया है। एक ताकतवर ग्लेशियर से निकलने वाली धारा जो सीधे अरब सागर तक पहुंचती थी। इसे तो नदियों की माँ तक कहा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये नदी इतनी विशाल, इतनी शानदार थी, तो आखिर गई कहाँ? इसका हुआ क्या? ये गायब कैसे हो गई? इसकी पड़ताल दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन ग्रंथों से शुरू नहीं होती, बल्कि 20वीं सदी में पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट को मिली कुछ हैरान कर देने वाली खोजों से शुरू होती है। और यहीं पर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। उसके 60% से ज्यादा स्थल सिंधु नदी के किनारे हैं ही नहीं, वो तो उससे बहुत दूर हैं। अब ये बात पारंपरिक सोच को पूरी तरह से चुनौती देती है। और ये नक्शा देखिए, ये इस बात का सबूत है। ये सैकड़ों बस्तियां एक विशाल सूखी हुई नदी के रास्ते पर बसी हैं। ये घग्गर हकरा नदी का सूखा हुआ रास्ता है, और यहाँ बस्तियों का जो जमावड़ा है वो सिंधु नदी के किनारे से भी कहीं ज्यादा है। तो सबसे अहम बात यही है, ये जो सूखी नदी का रास्ता है, जो प्राचीन शहरों से भरा पड़ा है, यही वो जगह है जिसे खोई हुई सरस्वती नदी का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। अच्छा, तो अब आर्कियोलॉजिकल सबूत तो मिल गए। अब बारी आती है आधुनिक विज्ञान की। चलिए देखते हैं कि आज के वैज्ञानिक ये कैसे साबित कर सकते हैं कि हजारों साल पहले कोई नदी सच में मौजूद थी। देखिए, एक खोई हुई नदी को ढूंढने के 3 मुख्य वैज्ञानिक तरीके हैं। पहला, सैटेलाइट इमेजरी से पेलियो चैनल्स यानी नदी के पुराने रास्तों का नक्शा बनाना। दूसरा, वहां की मिट्टी, रेत और गाद की जांच करना, ताकि ये पता चले कि इसका सोर्स हिमालय में था या नहीं। और तीसरा, जिसे आइसोटोप हाइड्रोलॉजी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके जमीन के नीचे दबे हुए पुराने पानी की उम्र का पता लगाना। हर तरीका इस पहेली के एक जरूरी हिस्से को सुलझाता है। ये पैलियो वाटर बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। सोचिए, ये वो पानी है जो हजारों सालों से जमीन के नीचे बंद है, बाहर के मौसम से बिल्कुल अलग थलग। तो एक तरह से ये एक टाइम कैप्सूल जैसा है, जिसमें उस जमाने की जलवायु का पूरा केमिकल सिग्नेचर कैद है, और इसी से वैज्ञानिक हजारों साल पहले के मौसम का हाल जान पाते हैं। और इसी पैलियो वाटर की स्टडी से एक पूरी टाइमलाइन सामने आती है। पता चलता है कि कैसे यहाँ का मौसम बदला। ये ठीक ठीक बताती है कि कब ये इलाका इतना सूख गया कि इतनी बड़ी नदी को संभाल ही नहीं सका। और सबसे दिलचस्प बात, इस सभ्यता का जन्म और उसका सुनहरा दौर ठीक उसी वक्त से मेल खाता है जब यहाँ भरपूर नमी थी और नदी अपने पूरे जोर पर बह रही थी। तो अब इन सारे सबूतों के साथ एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है। एक ऐसी बहस जो दुनिया की पहली महान सभ्यताओं में से एक के नाम पर ही सवाल उठा रही है। तो यहाँ 2 नजरिए हैं। एक है पारंपरिक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है प्रस्तावित सिंधु सरस्वती सभ्यता, जो इस बात पर जोर देता है कि ज्यादातर बस्तियां तो सरस्वती के किनारे थीं। अब इस नाम बदलने के पीछे के जो मायने हैं वो बहुत गहरे हैं। ये प्राचीन भारत के इतिहास की पूरी टाइमलाइन को लेकर हमारी समझ को बदल सकते हैं। और ये जो अकादमिक विवाद है, उसका सार इस कोट में छिपा है। ये इस बात पर रोशनी डालता है कि नदी के अस्तित्व को मानना सिर्फ एक भौगोलिक खोज नहीं है। ऐसा करने से प्राचीन भारतीय इतिहास की पूरी समय सीमा को शायद फिर से लिखना पड़ सकता है, जो कुछ स्थापित सिद्धांतों को चुनौती देगा। तो सवाल ये है कि ये प्राचीन कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे इस इलाके के एक आज के बहुत ही जरूरी मुद्दे से सीधे सीधे जुड़ती है। असल में जिस वैज्ञानिक खोज ने इस खोई हुई नदी का पता लगाया, उसी ने आज के एक बहुत बड़े संकट को भी उजागर कर दिया। पता ये चला है कि किसान खेती के लिए जिस गहरे भूजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई ऐसा संसाधन नहीं है जो दोबारा भर रहा हो। ये तो वही प्राचीन पैलियो वाटर है जो हजारों साल पहले उस नमी वाले दौर में जमा हुआ था।
आज के सूखे मौसम में ये पानी वापस नहीं आ रहा है। और इसका नतीजा? एक धीमा लेकिन बहुत ही गंभीर जल संकट पैदा हो रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जिस तरह एक महान सभ्यता अपनी जीवन देने वाली नदी के सूख जाने पर खत्म हो गई, क्या हम उनकी कहानी से कोई सबक सीख सकते हैं? क्या ये खोई हुई नदी की कहानी हमें उस पानी को बचाने में मदद कर सकती है जो हमारे पास बचा है?